अपना अपना सामान उठाए और सहन में घुसते चले आए, हत्ता कि वहां दिल धरने की जगह न रही। ग्रोहों की सूरत में वो सारे सहन पर फैल गए। कुछ लोग बिस्तर खोलने में मसरूफ हो गए, कुछ चाय बनाने के लिए चूल्हे जलाने लगे, कई एक ने मुसल्ले बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सहन में अजीब गहमा गहमी पैदा हो गई। उस गहमा गहमी को देखकर पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि मैं हज करने के लिए आया हूँ। पहली मर्तबा मेरे दिल की गहराइयों से आवाज उठी, ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह। फिर एक खौफनाक कुत्ता कोठी से निकला और भौंकता हुआ जायरीन की तरफ लपका। उस खौफनाक कुत्ते को देखकर जायरीन खौफ से उठकर सदर दरवाजे की तरफ भाग गए। देखते ही देखते सहन जायरीन से खाली हो गया। देर तक कुत्ता सदर दरवाजे में खड़ा होकर भागते हुए जायरीन पर भौंकता रहा। फिर वो मुड़ा, मेरी तरफ देखा, रुक गया, फिर मुझे भौंकने लगा, लेकिन ये भौंक और रंग की थी। उसमें धमकी न थी, तमस्खर था, जैसे ताने दे रहा हो, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा यहाँ क्या काम, जा, चला जा। मैंने लपक कर अपना थैला उठाया और भागकर सदर दरवाजे से बाहर निकल गया। गली में कुछ दूर तक मैं भागता रहा, फिर चलने लगा। कुत्ते के भौंकने की आवाज दूर तक सुनाई देती रही, हत्ता के मोड़ मुड़कर मैं बाजार में दाखिल हो गया। बाजार में लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। राहगीर अपने अपने धुन में चले जा रहे थे। उनके चेहरों पर मसरूफियत की मक्खियां भिन भिना रही थी। अंदाज में खुश्क कारोबारी चुस्ती थी। उनकी आंखों में ख्वाबों के दिए रोशन न थे, बल्कि उन पर हकाइक पसंदी के पर्दे पड़े हुए थे। अंदाज से ऐसा महसूस होता था जैसे उन्हें खबर ही न हो कि उनकी सरजमीन पर एक अजीम वाकया होने वाला है। ऐसा अजीम वाकया जिसके लिए दुनिया के गोशे गोशे से लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। जिद्दा के बाजारों में जायरीन एहराम बांधे हुए घूम फिर रहे थे, लेकिन दुकानदारों के सिवा किसी को उनकी मौजूदगी का एहसास न था। वहां कोई जायर नहीं था, सिर्फ खरीदार, ग्राहक। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि शायद मैं गलती से किसी और जगह आ गया हूँ। नहीं नहीं, ये वो सरजमीन नहीं है। PIA वाले गलती से मुझे यहाँ ले आए हैं। ये मक्का शरीफ की दहलीज नहीं, बल्कि कोई और शहर है, वरना उन्हें खबर होती, एहसास होता। लोगों से मायूस होकर मेरी नजर सड़क के दो रोइया खड़ी इमारतों की तरफ मबजूल हो गई। कितनी आलीशान इमारतें हैं। जब मैं इन खूबसूरत आलीशान इमारतों को देख रहा था तो मुझे किसी ने कुहनी मारी और ज़ेरे लब कहा, ये वो जगह नहीं। फिर मुझे रावलपिंडी के कोयला सेंटर वाले बाबा का कमरा याद आ गया। कोयला सेंटर वाले बाबा 1952 की एक शाम को रावलपिंडी सदर में घूमते हुए मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया। देर तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़े बाजार में खड़े बातें करते रहे। फिर मैंने उससे कहा, चलो कहीं बैठकर बातें करें, होटल में चलते हैं। होटल क्यों? बाबा की कोठरी जो है, वहां चाय भी मिलेगी, उम्दा चाय और फिर मुफ्त। तुम कोयला सेंटर के बाबा को नहीं जानते क्या? हैरत है। चंद एक कदम चलने के बाद हम बाबा की कोठरी में जा दाखिल हुए।
वो एक अंधेरी कोठरी थी। चंद साथ के लिए तो निगाह धुंधलाई रही, फिर शक्लें उभरी। सामने खद्दर का जुब्बा पहने बाबा बराजमान थे। उनके रूबरू पत्थर के तबाख में मिट्टी का दिया जल रहा था। दिए की धुंधली रोशनी में दीवारों के साथ साथ दो रवैया बैठे हुए लोग नीम दरुं नीम बरूं यूं दिखाई दे रहे थे, जैसे हस्ती और नेस्ती के दरमियान झूल रहे हों। हम दोनों एक तरफ बैठ गए। कुछ देर बाद उस धुंधली रोशनी ने मंजर को एक बेनाम तासुर से भिगो दिया। हम पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ कि वो कच्ची दीवारें, खद्दर में मलबूस बाबा, चटाइयों पर बैठे हुए सब लोग इस इज्ज की इस बेनाम कैफियत से सरशार थे, जो तारी हो जाए तो सारी कायनात सर्वसुजूद हो जाती है। कई एक महीनों के बाद हमें फिर उसी बाजार से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो यार कुछ देर के लिए बाबा की कोठरी में जाकर बैठे। बाबा के कमरे में दाखिल होकर मैं भुंचका रह गया। नहीं नहीं, वो कमरा नहीं, हम गलती से किसी और जगह आ गए। वहां तो समा ही और थे। कच्ची कोठरी की जगह चमकती हुई टाइलों का बना हुआ कमरा, जो दूधिया ट्यूबों की रोशनी में जगमगा रहा था। सामने तख्त पर बाबा सब्ज चोगा पहने यूं लग रहा था जैसे कोई मुगलिया शहंशाह अपने नौरतनों के साथ महफिल सजाए बैठा हो। मेरे दोस्त ने मुझे कुहनी मारी और ज़ेरे लब कहा, चलो चलें, अब यहाँ वो बात नहीं रही। चलो चलें, अब यहाँ वो बात नहीं रही। जिद्दा की आलीशान इमारतों का कारपेट, सड़कों और कारोबारी बेतनाई देखकर मैंने महसूस किया जैसे मैं बाबा के मुनव्वर कमरे में आ गया। फिर मुझे किसी ने कुहनी मारी। ज़ेरे लब आवाज आई, चलो यार चले, अब यहाँ वो बात नहीं। सच जानिए, मैं एक खासा लिखा पढ़ा फर्द हूँ और आज की दुनिया के मुतालिक खासी बुनियादी मालूमात रखता हूँ। मुझे इल्म है कि जब से सरजमीन हिजाज पर तेल ने धावा बोला है, तारीख के सिवा वहां सब कुछ बदल गया है। इसके बावजूद पता नहीं किस उसूल के तहत मैं समझता था कि जब मैं सरजमीन जिद्दा पर कदम रखूंगा तो टाइम मशीन पीछे घूम जाएगी। जिद्दा वही पुराना जिद्दा होगा जिसका नक्शा बेल्टन साहब और इन साहब ने खींचा है। अरब वही अरब होंगे, शहर वही शहर होंगे, सड़कों पर ऊंटों के काफले चल रहे होंगे और शहर से बाहर चारों तरफ ताहद्दे नजर रेत ही रेत, रेत ही रेत। मक्का रोड, डब्बे ही डब्बे। जिद्दा के बाजार में चलते चलते मुझे ठोकर लगी, रुक गया। सामने फुटपाथ पर एक बहुत बड़ी पेटी रखी हुई थी, ऐसा संदूक जिसमें हम घर में रजाइयां और लिहाफ रखते हैं। पेटी पर ढकना नहीं था। मैंने पेटी के अंदर झांका, डब्बे ही डब्बे, डब्बे ही डब्बे। सारी पेटी रंगा रंग डब्बों से भरी हुई थी। गिलासों जितने बड़े टीन के डब्बे जिन पर खूबसूरत रंगों में लेबल छपे हुए थे, और इन डब्बों के इर्द गिर्द बर्फ के टुकड़े पड़े थे। एक राहगीर रुक गया। उसने पेटी में हाथ डाला, एक डब्बा निकाला। इटली का बना हुआ है, इटली का बना हुआ जूस। दूसरा निकाला, मेड इन पेरिस, हॉलैंड, स्पेन। उसने एक डब्बे में छेद किया, घटाघट जूस किया, पैसे संदूक पर रखे और चल पड़ा।
अरे, यहाँ तो पानी की बाल्टी 2 रुपए में मिला करती थी, लेकिन ये मुल्क मुल्क के बने हुए जूस के इतने सारे डब्बे। मैंने हैरत से एक बार फिर डब्बों की तरफ देखा। डब्बों में हरकत हुई। फिर बारी बारी सारे डब्बे पेटी से बाहर निकल आए और फुटपाथ पर दीवार बनकर खड़े हो गए। आखिरी दिन। देखा, इसे कहते हैं अफराद। ऊपर के डब्बे पर छपी हुई शक्ल चिल्लाई, फिर लेबलों की तमाम अशकाल कह मारकर हंसी। अफराद अफराद। दफतन मेरे जहन की गरारी ने बैक मारी। फ्लैशबैक। उस रोज कुदरत और मैं बातें कर रहे थे। पता नहीं कैसे अफराद का जिक्र छिड़ गया था। अफराद बायसे बरकत नहीं होती, वो बोले। अफराद तो खुद बरकत का दूसरा नाम है, मैंने जवाब दिया। नहीं, वो मुस्कुराए। पहले मेरा भी यही ख्याल था, फिर बदल गया। कब बदला? मैंने पूछा। जब मैं पहली मर्तबा हज पर गया था, जहां नाले के किनारे का नाले का किनारा था, जहां आपने दरी बिछाकर कयाम किया था, जहां नाले के किनारे नाले का किनारा था, जहां आपने दरी बिछाकर कयाम किया था, वहां वो बोले। वहां मैंने पहली बार कंजरे की दुकान पर अफराद का आलम देखा। एक छाबे में आलू पड़े थे, दूसरे में प्याज, तीसरे में स्विट्जरलैंड की बनी हुई रिस्ट वॉचेस थी। रिस्ट वॉचेस कंजरे की दुकान पर? हाँ हाँ, वो बोले। एक छाबा रिस्ट वॉचेस से भरा हुआ था। एक जदीद तरीन गुलदार खिलौनों से। एक तरफ रेडियो सेटों का ढेर लगा हुआ था और पीछे 4 फ्रिज खड़े थे। पिंजरे की दुकान पर फ्रिज? हाँ हाँ हाँ, फ्रिज, वो बोले। और वो बिकाऊ थे? हाँ, बिकाऊ थे। उस वक्त मैं इस अफराद को देखकर हैरान भी हुआ था और खुश भी। ऐन उस वक्त पीछे से आवाज आई। इस अफराद के मुतालिक हुजूर आला खुद निशानदही की थी। मैंने मुड़कर देखा। नूरानी शक्ल और सूरत के एक बुजुर्ग खड़े थे। क्या निशानदही की थी हुजूर ने? मैंने पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि हुजूर ने फरमाया था, एक ऐसा दिन भी आएगा जब इस सरजमीन पर अशिया और जर की अफरात हो जाएगी। वो आखिरी दिन होंगे। आखिरी दिन। आखिरी दिन। जूस के डब्बों में छपी हुई शक्लें कह मारने लगी। इस बाजार से तो सफारत की कोठी का वो खाली बेमसरफ सहन ही अच्छा था, मैंने सोचा। छोड़ो, यहाँ बाजार में क्या रखा है, सिर्फ आखिरी दिन। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा। कुत्ता कोठी से निकल मेरी तरफ लपका। उसकी भौंक में धमकी का अंसर वाज़ेह था। डर कर मैं फुटपाथ से नीचे उतर गया। भूं भूं करती हुई एक काली मोटर मेरी तरफ लपकी। ब्रेक ने चीख मारी। मोटर रुक गई। मोटर में कुदरतुल्लाह और उनकी बेगम डॉक्टर इफ़त बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। आइए, आ जाइए, कुदरत ने मुझे इशारा किया। बैठ जाइए। आप यहाँ? मैंने सीट पर बैठते हुए पूछा। हाँ, हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं। हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। आप तो ठीक है ना? ठीक? मैं चिल्लाया। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये तो वो जगह नहीं, ये तो मंजिल नहीं। नहीं, ये तो मंजिल नहीं। कुदरत मुस्कुराए। ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये साजो सामान, कारोबारी लोग, ये अफराद से लदी हुई दुकानें, ये सब क्या है? ये सब कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? अगर देखो तो ये सब कुछ दिखता है, कुदरत ने कहा। ना देखो तो ये सब कुछ कुछ भी नहीं। कैसे ना देखें?